नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है तेल या सियासी खेल। जी हां, एक अफवाह ने प्रदेश के कई पेट्रोल पंपों पर भीड़ लगवा दी है। दरअसल मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर पूरी दुनिया पर है, लेकिन क्या भारत में हालात उतने ही गंभीर हैं जितने दिखाए जा रहे हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि सरकार बार बार भरोसा दिला रही है कि सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। फिर आखिर ये अफरा तफरी क्यों? खैर, इसी बीच सियासी बयानबाजी ने आग में घी डालने का काम किया है। जीतू पटवारी ने सीधे केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो बीजेपी अपील कर रही है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। कुल मिलाकर पेट्रोल पर शुरू हुई इस पॉलिटिक्स ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। पेट्रोल पंपों पर लगी ये लंबी लाइनें अफवाहों का असर ज्यादा है या हकीकत? ये सवाल अब सियासत के केंद्र में है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस ने हालात को समझने की बजाय इस पर सियासी रोटियां सेकने का रास्ता चुना है। दरअसल मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। कच्चे तेल की सप्लाई और कीमतों में उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं, लेकिन देश में पेट्रोल की किल्लत जैसी स्थिति नहीं है। इसके बावजूद कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी की घेराबंदी शुरू कर दी है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एक बार फिर इसे मोदी सरकार की विफल विदेश नीति से जोड़ा और कहा कि जो तस्वीर देश प्रदेश में देखने को मिल रही है, इसका अंदाजा तो राहुल गांधी ने पहले से ही लगा लिया था। जीतू ने पीएम मोदी के सदन में दिए गए भाषण को भी इस अफरा तफरी के लिए जिम्मेदार ठहराया। नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति के कारण आज देश हर तरह के संकट को झेल रहा है। मध्य प्रदेश 70% मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की किल्लत या उसका डर लोगों को पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी लाइनों में खड़ा कर रहा है। इसका अगर एकमात्र दोषी कोई है तो नरेंद्र मोदी का वो वक्तव्य, जिसके कारण लोग डर गए। कुल मिला के जो राहुल गांधी जी ने देश के सामने शंका जाहिर की थी कि नरेंद्र मोदी के रहते अब ये संकट नहीं टल सकता है, और वही हो रहा है। अब सवाल ये है, क्या हर वैश्विक संकट को देश की नीतियों की विफलता बताना जिम्मेदार राजनीति है, या फिर जनता में डर फैलाकर सियासी जमीन तलाशने की कोशिश? हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। बीजेपी पहले भी कह चुकी है कि मोदी के नेतृत्व में भारत में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संतुलित और मजबूत विदेश नीति बनाई गई है। बीजेपी ने तो लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। एक बार स्पष्ट है, जो भी जा रहा है सबको पेट्रोल डीजल मिल रहा है, परंतु जो कई बार अफवाहों के अंदर आते हैं, देश में हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह सकते हैं कि यह समय संकट का जरूर है, परंतु हमारे देश में पूरी मात्रा उपलब्ध है। हम गैस के भी सिलेंडर बराबर बांट रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी के प्रभाव से आपने देखा होगा कि 2 टैंकर गैस के भी हॉर्मुज से निकल के आए हैं। आम लोगों को संयम रखना चाहिए। इतिहास गवाह है, 1973 का तेल संकट हो या 1990-91 में खाड़ी युद्ध, उस समय हालात कई ज्यादा गंभीर थे। लेकिन आज भारत पहले से कई ज्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर स्थिति में है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या कांग्रेस जनता के हित में बात कर रही है, या हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की राजनीति ही उसका एकमात्र एजेंडा बन चुका है? फिलहाल पेट्रोल पंपों पर हालात सामान्य बनाए रखने की कोशिश जारी है, लेकिन सियासत की ये आग कितनी भड़केगी और इसका असर जनता पर कितना पड़ेगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या कांग्रेस अफवाहों के सहारे सियासी रोटियां सेंक रही है? दूसरा सवाल, क्या विदेश नीति पर सवाल उठाकर इमेज को टारगेट किया जा रहा है? तीसरा सवाल, आखिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सियासत क्यों हो रही है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सचिन सक्सेना, कांग्रेस नेत्री ज्योति पटेल और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है।
और सचिन जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आपने जीतू पटवारी को सुना, वो कह रहे हैं मोदी की विदेश नीति की वजह से ये हालात हुए हैं। 70% मध्य प्रदेश में किल्लत है पेट्रोल डीजल की। उन्होंने तो यहां तक कहा कि राहुल गांधी ने पहले ही सचेत किया था लेकिन जागृत नहीं हुए। दीजिए जवाब। सर्वप्रथम आपको और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार। मेरे को पैनलिस्ट ज्योति पटेल जी को और रमेश शर्मा जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। देखिए, विदेश नीति पर ब्रजेश भाई ज्ञान वो दे रहे हैं जिनको विदेश नीति का वह भी नहीं मालूम है। आज ये भारत की मजबूत विदेश नीति ही है, ये सशक्त और सक्षम नेतृत्व की कहीं ना कहीं सफलता विदेश नीति की मैं मानता हूं कि ईरान जैसा देश आगे होकर इस बात को कहता है कि हम भारत के लिए हॉर्मुज के रास्ते खुले रख रखे हैं, और अभी तक 5 जहाज उस रास्ते से आ चुके हैं। और आज ही जगवसंत नाम का जहाज जो 47,600 मेट्रिक टन गैस लेकर आया है, जो कि गुजरात के कांगड़ा पोर्ट पे पहुंचा है। और कल एक जहाज एक और न्यू मैंगलोर पहुंचने वाला है, वो भी 45,000 टन लेकर आ रहा है। तो ये भारत के लिए जब रास्ते खुले हैं, तो ऐसे में इस प्रकार का, और वो भी ऐसी वैश्विक आपदा में कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक अवसर तलाश करना, ये कांग्रेस की जो घिनौनी हरकत है, ये निश्चित रूप से इस बात को बताती है कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में जो करा, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये इसमें भी यही होने वाला है। लेकिन उनको इस बात को समझना चाहिए कि यहाँ नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी वाली सरकार है। फिर ये पेट्रोल पंपों पर कतारें क्यों दिख रही हैं सचिन जी? जब आप कह रहे हैं भंडार है, आना शुरू है, कहीं कोई रुकावट नहीं है, फिर कतारें क्यों? जीतू पटवारी कह रहे हैं कि मोदी जी का जो वक्तव्य है उसी से इस तरह का डर और भ्रम फैला है। देखिए, इसको भी स्पष्ट कर लेते हैं। जब कांग्रेस लगातार, विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं इस बात का प्रयास कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से इस देश में अराजकता फैलाई जा सके, माहौल खराब किया जा सके, और ऐसे बयानबाजी राहुल गांधी भी दे रहे हैं और अन्य विपक्षी नेता भी दे रहे हैं कहीं ना कहीं। अब आप देखिए, जिस प्रकार से अब कृत्रिम बनाया हुआ जो अफवाह है वो किस प्रकार से फैलती है और उसका क्या असर होता है। जहां मंगलवार को 10 लाख लीटर का कंजम्पशन मध्य प्रदेश में होना था, वहां पे 26 लाख लीटर का कंजम्पशन हुआ। अगर डीजल की बात करता हूं तो 15 लाख होना था, वहां पे 30 लाख से अधिक का हुआ। तो ये सिर्फ मंगलवार की बात करता हूं। बुधवार की मैं बात करता हूं तो बुधवार को भी लगभग ऐसी स्थिति बनी रही। लेकिन धीरे धीरे ये स्थिति पर नियंत्रण करने का, आज सुबह की जब मैं बात बताता हूं तो फैलाने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है आपकी सरकार? निश्चित रूप से, मेरी बात सुनिए। भोपाल में एक पेट्रोल पंप सील किया गया, कहीं ना कहीं उसने इस अफवाह को बढ़ावा देके अपनी राशनिंग करने का प्रयास किया था, इसलिए भोपाल का वो सील किया गया। और कलेक्टर हुए या कमिश्नर हुए या IAS IPS हुए, सब जने अपने अपने उस स्तर से कह रहे हैं कि अगर इस प्रकार से कोई व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करता है तो उसको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप पे भी पुलिस ये इस बात का अनाउंस कर रही है कि पर्याप्त मात्रा में सभी हमारे खाद्य नियंत्रण अधिकारी इस बात को पब्लिक के बीच में बोल रहे हैं, पुलिस खुद इस बात का ऐलान कर रही है। अब ऐसे में भी अगर कांग्रेस अपनी ओछी राजनीति करती है तो निश्चित रूप से बड़ी शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। ज्योति जी, कांग्रेस ओछी राजनीति कर रही है, वो कह रहे हैं अराजकता फैलाना चाहती है कांग्रेस पूरे देश में, तो क्या इस तरह के संकट पर राजनीतिक रोटियां सेंकना उचित है? देखिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल जब से रहा है, देश में किसी भी प्रकार का कोई क्राइसिस होता है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, तो कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ना जो है भारतीय जनता पार्टी की आदत हो चुकी है। आज सीएम से लेकर के डीएम तक सारे लोग ये कह रहे हैं कि कहीं कोई तेल संकट नहीं है, कहीं कोई गैस संकट नहीं है, परंतु आज आप पेट्रोल पंपों पर चले जाइए, लंबी लंबी लाइनें मिलेंगी, या तो फिर पेट्रोल पंप ड्राई मिलेगा। आप गैस एजेंसी के बाहर चले जाइए, आप लोग अफवाह फैला रहे हैं इसलिए कतारें लग रही हैं। देखिए, ये न्यूज़पेपर की ये हेडलाइन देखिए और उसके बाद ये एक खबर देखिए जिसमें ये लिखा है कि HPCL, BPCL हो चाहे IOCL हो, पूरी जो ऑयल कंपनीज है पहले 5 दिन की क्रेडिट पे जो है पेट्रोल पंप संचालकों को पेट्रोल डीजल देती थी, लेकिन अब उन्होंने ये क्रेडिट देना बंद कर दिया। पेट्रोल पंप संचालक नगद में व्यवस्था करके पेट्रोल पंप डीजल ले रहे हैं, इसलिए उनकी व्यवस्था हो नहीं पा रही, डीजल जो है इसलिए ड्राई हो रहा है। अब बात आती है कि ये सब अफवाहें कहाँ से उड़ी है। जीतू पटवारी जी ने जैसा कि कहा कि नरेंद्र मोदी जी जो है 23वें दिन बेस्ट एशिया क्राइसिस में लोग सुनना
चाह रहे थे उनको क्या बोलेंगे, और जब उन्होंने बोला तो बेस्ट एशिया क्राइसिस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। अमेरिका इजराइल का तो उन्होंने एक बार नाम भी नहीं लिया, और उन्होंने ये कह दिया जल्दबाजी में कि कोविड की तरह तैयारी कर लो। आप ये बताइए कि इतना बड़ा वक्तव्य देंगे। कोविड काल कोई भूला तो है नहीं, अभी कोविड काल में किस तरीके की अफरा तफरी, किस तरीके की महामारी मची हुई थी पूरे देश के अंदर। जब उन्होंने जैसे ही ये कहा कि कोविड की तरह तैयारी कर लो, पूरे लोग जो है, लोगों में एक डर का माहौल फैल गया, और निश्चित रूप से वही 2 दिन या 3 दिन हुए, तब से लगातार लोग लाइनों में लगे हुए हैं। अब बात आती है लेकिन कि उन्होंने ये कहा था कि जैसे कोविड काल में संकट आया था दुनिया पे, वैसा संकट है तो हमको वैसी तैयारी रखनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कहा था कि तेल नहीं है, गैस नहीं मिलेगी। आपने उसको दूसरी तरह से डाइवर्ट कर दिया विपक्ष ने। देखिए, जिस तरीके से आज देश के हालात हैं और देश जिस दौर से गुजर रहा है, कि किस तरीके से हमारी जो विदेश नीति है वो तो फेल हुई है। ये हालात क्या मोदी जी की वजह से बने हैं क्या ज्योति जी? बिल्कुल निश्चित रूप से मोदी जी के ही वजह से बने। अच्छा, और विश्व का जो संकट आता है युद्ध भी मोदी जी ने करा दिया क्या? मैं उस पर भी आपसे बात रखना चाहूंगी, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। आप ये बताइए कि आज जो ईरान के साथ हमारे संबंध थे, 2016 में मोदी जी ने खुद जाकर के ईरान में ये बोला था कि ईरान से हमारी दोस्ती इतिहास से भी पुरानी है। और फिर उसके बाद जब आपको ये पता था कि 80% तेल और 60% गैस जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आती है, तो आपने जो है ईरान के साथ संबंध क्यों बिगाड़े? आप कहाँ ईरान संबंध बिगड़ गए? वहीं से तो आ रहे हैं ना, आपके जहाज वहीं से आ रहे हैं। आप ये बताइए कि आज कितने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज फंसे? नरेंद्र मोदी जी ने ये खुद कहा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। और भाजपा के प्रवक्ता भी ये बहुत अच्छे से ये ध्यान कर ले, नरेंद्र मोदी जी लेकिन जो पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा था उसके रोक दिए, आपके तो आ भी रहे हैं। 5 आए हैं। और आप ये बताइए कितना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में कितने जहाजों की आवश्यकता, कितना तेल की आवश्यकता है, ये कोई अंदाजा लगा सकते हैं आप? तो 21 देशों से आता था पहले, अब कितने देशों से आ रहा है बता दीजिए आप? 41 देशों से आ रहा है। रूस से तेल हम लेते थे, डिस्काउंट में लेते थे, आज वो प्रीमियम देकर अमेरिका की स्वीकृति से 30 अरे भैया, आपको नहीं पता ज्योति जी, अमेरिका ही ने कह दिया कि आप रूस से तेल खरीदिए, जो ग्लोबल जो क्राइसिस आया उसको मैनेज कीजिए। अमेरिका ने परमिशन दी ना हमें, अमेरिका की परमिशन से अब सारी चीजें कर रहे हैं। अमेरिका ब्रजेश भाई, उनको समझ में नहीं आएगी, उन्होंने जो रट के आए वो रट के बोलेंगे वो चीजें। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं कि इसका माहौल देश पे क्या बन रहा है और देश से क्या चीजें बिगड़ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए पेपर कटिंग अगर आप पढ़ पा रहे हो तो इसमें स्पष्ट लिखा है, इसमें 2 दिन में आम दिनों में 2.5 गुना से अधिक पेट्रोल डीजल बिका है। इस बात को सब, लेकिन उसके बावजूद भी पूर्ति की गई है, और इस बात को मानना पड़ेगा कि हमारी सरकार ने। अच्छा, दूसरा एक चीज और भी है ब्रजेश भाई, इतना सिलेक्टिव कांग्रेस है, इतनी सिलेक्टिव कांग्रेस है। एक करके प्लीज, कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ना बंद कीजिए सचिन जी। अरे आप ही तो भड़का रहे हैं, आप ही तो भ्रमित कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? ठीकरा क्या फोड़ना बंद करिए। 1980 में आपके समय क्या हालत हुआ था भूल गए क्या आप? 1990 में क्या हुआ था भूल गए क्या आप? 2003 में क्या हुआ भूल गए क्या आप? अरे आपसे तो अपना देश नहीं संभला था, यहाँ तो कोई 1 रुपया अभी तक नहीं बढ़ा है। ये हमारी उपलब्धि है, ये हमारी विदेश नीति की जीत है, इस बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आप लगे हुए हैं कहीं ना कहीं सत्ता लोलुपता में, आप अभी सत्ता प्राप्ति के लिए इस देश की शांति में आग लगाने की। मैं लौट रहा हूं आप दोनों के पास लौटता हूं। रमेश जी, क्या आपको लगता है कि जो वैश्विक स्तर पर जो संकट आया है उसके लिए केंद्र सरकार दोषी होती है? विदेश नीति पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? जब भी इस तरह का संकट आता है तो ऐसे सवाल क्यों, सियासत क्यों? क्या कांग्रेस जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रही है? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि इस समय जो वैश्विक संकट है और उसमें कुछ राजनीतिक दलों की भूमिका आश्चर्यजनक है। इससे पहले जब भी कभी राष्ट्रीय संकट आया है, मैंने 71 के युद्ध की रिपोर्टिंग की है, 71 का युद्ध हो या बचपन में 65 के युद्ध को देखा, या बाद में कारगिल का युद्ध, और एक बार विमान अपहरण हुआ था, कांधार विमान अपहरण। विपक्ष जो है, अलग अलग सरकारें थी। 71 के युद्ध में, 65 के युद्ध में कांग्रेस की सरकार थी, और कारगिल के युद्ध में, विमान अपहरण में अटल जी की सरकार थी। विपक्ष जो भी रहा है वो सरकार के साथ पूरा रहा है हर एक राष्ट्रीय संकट में। लेकिन ये पहला मौका है कि वैश्विक संकट पर अगर कुछ समस्या उत्पन्न हुई है तो उसमें राजनीति हो रही, कहीं ना कहीं राष्ट्रनीति कमजोर हुई और उसके ऊपर राजनीति हावी हुई। एक बात हुई। दूसरी बात, जहां तक विदेश नीति का संबंध आता है, मुझे पहली बार इस सरकार की विदेश नीति अब तक की सारी सरकारों से उत्कृष्ट लगती है। उदाहरण के रूप में आप देखिए
एक समय हुआ करता था, अगर हमने रूस से कुछ समझौता किया है तो अमेरिका ने 7वां बेड़ा पाकिस्तान के पक्ष में दे दिया था। अमेरिका हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में होता था। इस वक्त अगर 3 पॉइंट हम देख लें, रूस को देख लें, अमेरिका को देख लें और ईरान को देख लें, भारत का तीनों से बराबर बराबर संपर्क हो रहा है और कहीं ना कहीं तीनों लोगों ने भारत के लिए रास्ता दिया हुआ है, क्योंकि अब वहां पर तनाव है। तनाव के रूप में कहीं ना कहीं जो प्रदाय सिस्टम है वो थोड़ा कमजोर तो है, लेकिन हमने इस मदद समय भेजी, ईरान को हमने मदद भेजी है, निश्चित रूप से ईरान को मदद भेजी है हमने, और अमेरिका से भी हमारा निरंतर संपर्क चल रहा है और रूस से भी हमारा निरंतर संपर्क चल रहा है। बहुआयामी विदेश नीति इस सरकार की पहली बार दिखाई दी है। एक और उदाहरण देना चाहता हूं, आज हालांकि उसका विषय नहीं है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत का कोई भी आदमी अगर अमेरिका गया, पूरे कपड़े उतार करके उसकी तलाशी हुई है। अटल जी की सरकार में भी हुई है, मनमोहन जी की सरकार में भी हुई है। ये पहली बार है कि ग्रीन डोर से भारत के किसी भी प्रतिनिधि को अमेरिका में बुलाया जाता है, और पहली बार है दुनिया में कोई राजनेता, पहली बार था जिसमें व्हाइट हाउस में जिसको भोजन पर आमंत्रित किया गया। मैं समझता हूं बहुआयामी जो विदेश नीति है इस सरकार की सबसे उत्कृष्ट विदेश नीति है। ये जो संकट है ये वैश्विक संकट है। कई देशों ने तो इमरजेंसी लागू कर दी है, लेकिन हमारे यहाँ कितने ही वीडियो है वो फर्जी हैं। मैं अभी एक चैनल पर देख रहा था जो फर्जी वीडियो और असली वीडियो को दिखा रहा था कि ये वीडियो फर्जी है। कितने ही वीडियो हैं जो फर्जी हैं लाइन में लगने के, कई जगह लाइन में लगी है, इसमें कोई शक नहीं। हमने अफगानिस्तान को भेजा है तेल, अफगानिस्तान को तेल भेजा है निश्चित रूप से। तो मैं समझता हूँ बांग्लादेश को भी इस समय पूरे देश को एक सूत्र में रहना। अफगानिस्तान बोल गए, मैं बांग्लादेश की बात कर रहा था। जी हाँ, इस समय पूरे देश को एक सूत्र में रहना। राजनीति के बहुत रास्ते होते हैं, अगर राष्ट्र पर संकट है, वैश्विक संकट है, तो प्रत्येक व्यक्ति को एक होना चाहिए। मैं समझता हूं ये पहली बार है राष्ट्रीय संकट पर भी राजनीतिक वक्तव्य आ रहे हैं। जी ज्योति जी, पहली बार हो रहा है राष्ट्रीय संकट पर राजनीति कर रही है कांग्रेस। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, चाहे कांग्रेस का दौर रहा हो चाहे बीजेपी का दौर रहा हो, और ये बात पहली बार नहीं आया संकट। हम यदि जो कुछ उदाहरण शर्मा जी ने दिए, 1973 में इंदिरा गांधी के दौर में भी इस तरह का संकट आया था, जब अरब देशों ने पूरे देश में पूरे विश्व में आया था। इसके बाद की जब खाड़ी युद्ध हुआ था 1990-91 में, तब राजीव गांधी की सरकार थी, बीपी सिंह की, चंद्रशेखर की सरकार थी। तब भी हमारे हालात तो ये हो गए थे कि हमारे विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया था, लेकिन वैसे हालात भी नहीं है। फिर सियासत क्यों, जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं निभाती कांग्रेस? देखिए, आज जिस तरीके से विश्व में हमारी छवि बन रही है, आप ये बताइए कि आज जो है ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो टेंशन कम करा रहा है, वो कौन सा देश है? पाकिस्तान। आतंकी मुल्क पाकिस्तान, जो आतंकवादियों को शरण देता है, जो तो हमारे तो सबसे अच्छे संबंध है ना, वो हम क्यों बीच में जाए? आप पूरी बात तो सुन लीजिए। असीम मुनीर जैसा दुष्ट व्यक्ति जो है उसकी टेंशन कम कराने में लगा हुआ है, और हम जो है, हम क्या कर रहे हैं? हमारा हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है? इतना बड़ा हम विश्व गुरु होने का दावा करते हैं, हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है, किस जगह पर खड़ा हुआ है? और आज जब ये मीटिंग होती है सारे विपक्षियों के साथ, तो विपक्ष जब सवाल पूछता है कि आप कहाँ खड़े हैं, तो सरकार क्या जवाब देती है? मतलब जब हमारे सबसे संबंध बहुत अच्छे हैं, हम कोई दलाल नहीं है, तो पाकिस्तान हमसे बेहतर हो गया, सिर्फ वो समझौता करा रहा है, उसी का तेल बंद कर दिया भाई, उसके जहाज रोक दिए। पाकिस्तान से कहा जा रहा है, लेकिन इंडिया से नहीं कहा जा रहा है। इंडिया से नहीं कहा जा रहा है, तो हम कहां पर खड़े हुए हैं? और ये विपक्ष यदि सवाल पूछता है सरकार से, सरकार कहती है कि हम ब्रोकर का काम नहीं करते, हम दलाल का काम नहीं करते। तो फिर जब रूस यूक्रेन युद्ध की बारी आती है, तो आप फिर कहाँ वहां पर क्यों समझौता करने के लिए? आप चाहते हो कि हम एक के पक्ष में किसी के खड़े हो जाएं? हम क्यों समझौता कराएं भाई? हम अपना फायदा देखेंगे, अपना देश अपना फायदा देखेगा कि बीच में कूदेगा वहां? बिल्कुल निश्चित रूप से। जब रूस और यूक्रेन की बारी आई थी, तब आप समझौता कराने के लिए मरे जा रहे, तब आप ब्रोकर नहीं थे, लेकिन अब आप ब्रोकर कैसे हो गए? शब्द देखो ब्रज भाई, शब्द देखो, मरे जा रहे थे। आप शब्दों का चयन देखो, मतलब इतने फ्रस्ट्रेट हो गए ये लोग सत्ता से दूर रह के कि इनको ये भी समझ नहीं पड़ रहा कि हम चैनल पे डिबेट बैठ के क्या बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जो है बेताब थे, बहुत बेताब थे रूस यूक्रेन का समझौता कराने के लिए। और आज जब बारी आई इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में टेंशन कम कराने की, तो पाकिस्तान जैसा देश जो है टेंशन कम करा रहा है। तो हम आप सीधे ये कहना चाहते हैं कि भारत से ज्यादा बेहतर पाकिस्तान है, वहां के नेता हैं? मैं नहीं कहना चाह रही हूँ, ऐसा अमेरिका कह रहा है, ऐसा अमेरिका कह रहा है। जिसके युद्ध बीच में रुकवाना चाहता है, उसी ईरान ने तेल बंद कर दिया उनका, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो फिर क्या मतलब हुआ? बीच में कूद पड़ो। एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो बात नहीं है, बात मतलब ये कूद है जाए बीच में, गुणगान करते रहते हैं
ट्रम्प मतलब- के क्यों हम गुणगान करते रहते हैं? विदेश नीति ऐसे नहीं होती ना कि कुछ भी बोलते जाओ, कूद जाओ आप। विदेश नीति तो सर ऐसी भी नहीं होती ना ब्रजेश जी। सबको कि साथ ईरान लेके चल रहे हैं, इससे बेहतर और क्या हो सकती है जो शर्मा जी कह रहे हैं। नेता की मृत्यु होती है और हम शोक संवेदना व्यक्त नहीं करते। जब हमारी ईरान से दोस्ती है तो जब वहां पे 165 ईरान आपत्ति नहीं जता रहा है, शोक संवेदना व्यक्त कर दी दूतावास में जाकर। सचिन जी दीजिए जवाब। एक ट्वीट ब्रजेश नहीं भाई, करते। मतलब ये लोग इतने सिलेक्टिव हो गए हैं कि ईरान को कोई आपत्ति नहीं। ईरान कभी नहीं कह रहा है कि भारत इजराइल के साथ में खड़ा है, अमेरिका के साथ में खड़ा है। लेकिन हमारा विपक्ष जो एक 52-55 साल के अबोध बालक है, उनके नेतृत्व में जो विपक्ष चल रहा है, वो कह रहा है कि यार ये इजराइल के साथ में खड़ा। अरे जो देश ऑलरेडी लड़ रहे हैं, ना तो इजराइल कह रहा, ना अमेरिका कह रहा, ना ईरान कह रहा है कि कौन किसके साथ में खड़ा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये किसके साथ में खड़ा हुआ है। दूसरा, ये पाकिस्तान की बड़ी कहीं ना कहीं उसके बड़ाई कर रहे हैं, उसको बड़ा बता रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि एक तरफ कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं मध्यस्थता करवा रहा है, और दूसरी तरफ वही ईरान उसके जहाज रोक रहा है। अरे आप खुद ही झूठे हो, एक नंबर के झूठे साबित हो रहे हो। आप छोड़ दीजिए, मेरी बात सुनिए, छोड़ दीजिए। वैश्विक परिवेश में इस स्थिति में क्या बोलना चाहिए कांग्रेस को कुछ नहीं मालूम है, विदेश नीति का वध इनको नहीं मालूम है। वो इतने गहन और गंभीर विषय पे टिप्पणी करते हैं, ये अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस प्रकार से कांग्रेस कहीं ना कहीं वो कर रही है ना, जो आचरण प्रस्तुत कर रही है, वो बता रहा है कि उसको इस देश की कितनी चिंता है। उसको कोई चिंता इस देश की नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता की चिंता है, और सत्ता में किसी न किसी तरीके से आने का प्रयास करते हैं। मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूँ ब्रजेश भाई। मध्य प्रदेश में सुन लीजिए, अरे 6 करोड़ बैरल लेके रशिया का जहाज आ रहा है। सुन लीजिए, 6 करोड़ बैरल लेकर रशिया का जहाज आ रहा है बहुत जल्दी। अर्जेंटीना 20,000 किलोमीटर दूर है, अर्जेंटीना ने अपना जहाज भेज दिया एलपीजी के साथ में। अमेरिका ने व्यवस्था कर दी है। ये हमारी विदेश नीति है, जो कहीं ना कहीं हम आसपास के देशों से भी व्यवस्था जुगाड़ कर रहे हैं। और अर्जेंटीना जो 20,000 किलोमीटर दूर है, मुझसे भी गैस प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको ये सब नहीं दिखेगा। मैं मध्य प्रदेश में थोड़ी सी बात कर लूं ब्रजेश भाई, मध्य प्रदेश को लेकर कि मध्य प्रदेश की जब ये बात कर रहे हैं, मैंने बोला कि मैं सुबह गया था पेट्रोल डलवाने, मेरे आगे सिर्फ एक गाड़ी खड़ी थी ब्रजेश भाई। मैंने अपनी गाड़ी में 2 लीटर पेट्रोल डलवाया और अपनी गाड़ी लेके वापस आ गया। मुझे मुश्किल से 2 से 2.5 मिनट लगे थे। लेकिन ये जिस प्रकार का माहौल खराब कर रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं लोगों में एक अफवाह का माहौल और भय का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। कल की बात बताता हूं मैं, पेट्रोलियम के 25 टैंकर निकले थे, भारत पेट्रोलियम के 17 टैंकर निकले, इंडियन ऑयल के 19 टैंकर निकले, जो जगह जगह पहुंचे। इसके बाद बताता हूं, बीपीएल परिवारों के लिए कहीं ना कहीं अब केरोसिन की व्यवस्था भी विकल्प में सरकार तैयार कर रही है। पीएनजी कनेक्शन भी लेना होगा, सुन लीजिए, आप जो दिखा रही है उस पर भी सुन लीजिए। ये सस्ती पड़ती है, इसका रिजर्वायर हमारे पास में है, ये लगभग उस गैस से 50% सस्ती पड़ती है, इसका प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे ज्यादा है, इसलिए सरकार कहीं ना कहीं जोर दे रही है। और नए कनेक्शन के लिए सारे जितने भी आवश्यकता है, जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, उसको ओवररूल किया जा रहा है, उसको ओवररूल करके भी नए कनेक्शन दिए जा रहे हैं। और यही कारण है कि 2 सप्ताह में 7.5 लाख से अधिक नए कनेक्शन वैकल्पिक व्यवस्था हो तो रही है ना ज्योति जी भाई, केरोसिन दे रहे हैं, फिर से शुरू कर दिया है, तो वैकल्पिक इंतजाम तो करना ही पड़ेंगे। युद्ध कब तक चलेगा ये कोई पता थोड़ी नहीं है। 7.5 लाख से अधिक पीएनजी कनेक्शन दे चुके हैं अभी तक। तो इसमें आपत्ति क्या है कि इंतजाम भी ना करे सरकार? सर, भारतीय जनता पार्टी की एक आदत ये है कि कोई भी क्राइसिस होता है वो मानने को तैयार ही नहीं होता है। गैस की लाइनों में लोग खड़े हैं, लेकिन ये लोग मानने को तैयार लेकिन नहीं आप है। भी तो, आपके राहुल गांधी अंतर्यामी हैं, वो पहले से बता देते हैं कि संकट आने वाला है। ये पता नहीं चलता है कि चुनाव में परिणाम क्या आएंगे। ठीक है रमेश जी, लेकिन विदेश नीति पर सवाल उठाकर क्या मोदी की छवि को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? छोटा सा जवाब दीजिए प्लीज। देखिए, मोटे तौर पर पिछले कुछ वर्षों से कांग्रेस सकारात्मक राजनीति करने के बजाय वो वामपंथी पैटर्न पर चल रही है। जिस तरीके से जार के शासन में कोई भी बात हो, जार पर हमला हुआ, चीन की क्रांति हुई, इस समय आप अगर पिछले 10 वर्षों में देख लें कि किसी को छींक भी आ गई तो वो सरकार पर हमला। तो कहीं ना कहीं उस वामपंथी शैली की जो नकारात्मक राजनीति है, कांग्रेस आजकल उस लाइन पर चल रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, क्योंकि चर्चा के लिए एक समय की सीमा रहती है, वो समय समाप्त हो गया है। लेकिन सियासत जारी है। और सियासत क्यों है? क्या जो वैश्विक संकट है उस पर भी सियासत करना चाहिए। इससे पहले तो चाहे विपक्ष हो, सत्ताधारी दल हो, अन्य दल हो, कांग्रेस हो या विपक्ष में बीजेपी रही हो, इस तरह की सियासत नहीं करती रही, वो एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में रही। लेकिन क्या कांग्रेस सिर्फ एक छवि को टारगेट करने के लिए, सत्ता में आने के लिए जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है? इस पर उसे विचार करने की जरूरत है। बहरहाल मुद्दा तो हमें इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।